हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। भाई मेरे, उससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिस लेसन को पढ़ रहे थे, वह लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से उसके बेस को जाना था और उस बेस पर आधारित हमने कुछ प्रॉब्लम को भी आपके सामने रखा था, कुछ बुक से पर आधारित कुछ जो है आपके सामने सवाल को रखा था और काफ़ी आसानी वे में हल किया था। ठीक है, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति से वो सारी चीज़ याद होगा, पूरी तरह से माइंड में वो सारी बातें फिट होगी। ठीक है, आज उसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। उसी टॉपिक में कुछ पार्ट अलग लेकर आए हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो बेस वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, कुछ तरीका अलग अलग। कैसे यदि कोई नया नया चेहरा आपके सामने उस टॉपिक से आता है तो आपको कैसे उससे मतलब रूबरू होते हैं, कैसे उसको डील करते हैं, ये चीज़ को मैं आज बताने वाला हूं। और उसके बाद कुछ एक नया टॉपिक भी लाया हूं और उसी से रिलेटेड दो चर रैखिक समीकरण युग्म में ही एक जो है आपको पार्ट है, जो पार्ट को मैं एक नई जानकारी दूंगा जो आपके लिए भी नया होगा और मैं काफ़ी अच्छे वे में सोचूंगा कि उसे बताऊं। ठीक है, उससे पहले आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, फिट हो जाइए और पूरी एनर्जी फुल हो जाइए। और यदि किसी तरह का माइंड में बोझ है, टेंशन है, तनाव है, प्रेशर है, तो सभी को हटा दिया और सिर्फ मेरे चैनल पर आप बने रहें, मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखें यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तब। और जो है फिर उसके बाद जो है आप पूरी तरह से मैं बताता हूं कि एक अच्छे वे में आपको एक अच्छा कंसेप्ट दूंगा, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बातें करते हुए। और यदि आप भूल चुके हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे काम को कर दें ताकि अच्छे वे में मैं आपको बताऊं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेसन की ओर, अपने पार्ट की ओर चलते हैं। भाई मेरे, उस लेसन का, उस टॉपिक का नाम था, जिससे मैं एक बार फिर बोर्ड पर लिख देता हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, दो चर वाले रैखिक है समीकरण युग्म, यही एक चैप्टर का नाम था। ये चैप्टर पर आधारित था, पूरी तरह से एक अच्छा बेस था, मैंने सारा बेस दे दिया था। आज हम लोग इसी पर पढ़ेंगे, कुछ एक नया नया कंसेप्ट देखेंगे, कुछ नया नया कलेक्शन देखेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके सामने, उस क्वेश्चन को आपके सामने कुछ स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन बच गया था, एक बार फिर से मैं हाईलाइटेड करा देना चाहता हूँ। इसमें मैंने 3 पार्ट बताया था। एक पार्ट को हम लोग जो है समानांतर बताया था, और एक पार्ट बताया था आदित्य हल के लिए, और एक पार्ट बताया था अनंत हल के लिए। तो उसके लिए मैंने कुछ कंडीशन लिखाया था मेरे भाई, कुछ नियम लिखाया था। आइए एक बार मैं चाह ये रहा हूँ कि एक बार उसे फिर हाईलाइटेड कर देता हूँ। यदि आप मेरा पहले वाले वीडियो अगर इस पार्ट का ना क्लास कर चुके हैं, तो यदि आप यहाँ पर गौर से और दिल से और दिमाग से और ध्यान से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप फिर पकड़ना शुरू कर देंगे। एक पार्ट बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो इसका मतलब हुआ कि एक हल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक हल, ये जिसको हम लोग आदित्य हल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद बताया था कि यदि मेरे भाई a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वेशन का रेखा जो है समानांतर होगी। और समानांतर के कंसेप्ट में इस तरह का एक फिगर था। ठीक है, उसके बाद आगे चल के मैंने बताया था मेरे भाई, ये एक रेखा है और इसी रेखा पर दूसरी रेखा टिका हुआ है, और उसके लिए कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर जो है c1/c2। इसके लिए बताया था मैंने, एक पार्ट था जिसको हम लोग अनंत हल के नाम से जानते हैं। यानी यही 3 टॉपिक पर दो चार रैखिक समीकरण का युग में जो है मतलब टिका हुआ है और इसी पर वो पूरी तरह से बसा हुआ है। यदि इसे अपने माइंड में आप बसा लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन को बना देंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई आपसे मिस नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगले के पास आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। इस तरह से मैंने हाईलाइटेड करा दिया। अब आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, आपके सामने के की किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग में जो है अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, होगा के किस मान के लिए, के किस मान के लिए। ठीक है, किस मान के लिए, किस मान के लिए।
आपके सामने क्वेश्चन है मेरे भाई कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को मैंने ना लिखा, एक बार आपको लिख देता हूँ कि के किस मान के लिए के यहाँ पर के किस मान के लिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है मेरे भाई, kx है प्लस 3y है और -3 है मेरे भाई और इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन का टर्म है 12x है और जो है प्लस ky है और उसके बाद -k है इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन का टर्म है। मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे, किसी तरह कोई टेंशन आपको नहीं हो रहा होगा समझने में, परेशानी में। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। आइए, काफ़ी आसानी वे में इसे हम बनाते हैं, आसान मेथड से। जो मेथड का बेस है वही बेस पर चलते हैं। आपके सामने बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। ये जो पॉइंट बताता है मेरे भाई अनेक हल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का बात कर रहा है। ये तीनों जो इक्वेशन का टर्म आगा, तीनों जो पैटर्न आगा, वो जो है मतलब x का कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट और c जो होगा, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये अनेक हल वाले रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि a1 बराबर क्या, x के कॉफिशिएंट को a1 कहते हैं और b1 जो है y के कॉफिशिएंट को b1 कहते हैं और c1 जो होता है वो आपको याद होगा कि c कांस्टेंट होता है, c के कॉफिशिएंट के इतना कहते हैं। a2 कहते हैं दूसरे इक्वेशन में x के कॉफिशिएंट ये 12 है और जो है b2 कहते हैं एक y के कॉफिशिएंट को ये k है और c2 कहते हैं मेरे भाई ये लास्ट वाला टर्म को। इतनी चीज को मैंने सजा लिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक है। चलिए अब जब इतना समझ गए तो आगे ये कह सकते हैं अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है भाई मेरे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है ना। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। a1 का मान कितना है तो आपके सामने आपका आंसर होगा कि सर k है। a2 का मान कितना है तो 12 है, इतना हो गया। b1 का मान कितना है मेरे भाई 3 है और b2 का मान कितना है k है। अब आगे देखते हैं कि c1 का मान -k-3 है, इस तरह से ये ब्रैकेट में है और c2 का मान -k, इतना हो गया। ये पूरे डाटा को मैंने इसी वे में लिखा जो वे में रूल कहता है, जो रैखिक समीकरण का एक चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, उसी वे में मैंने लिख दिया। यहां तक तो प्रश्न को समझने में और लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे की ओर सफर करते हैं तो पता ही चला मेरे भाई कि एक ही पॉइंट से चलते हैं। ऑलरेडी मेरे को k का मान चाहिए, तो चाहे ये इतना को उठा के चलें या इतना को उठा के चलें, दोनों के लिए हम बराबर पच पहुंचेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि k/12 इज इक्वल टू कितना है 3/k है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k² बढ़ती है 36 हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए k बराबर क्या होगा √36 होगा। आगे चल के निकले +-6। तो पता ही चला कि इन दोनों जो इक्वेशन दे रखा था, टर्म दे रखा था, इसका k का मान अनेक हल के लिए वो एक +6 आएगा और एक -6 आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, इसलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट या राइट डाउन कर लें, ठीक। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग इसे हटा देते हैं, अब अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं काफ़ी अच्छे वे में। कोई टेंशन आप नहीं लें, आप मेरे साथ सिर्फ बने रहें, मेरे साथ आप वीडियो को देखते रहें। मैं आसानी वे में सारे क्वेश्चन को हल कराने की कोशिश करूँगा। अब a के किस मान के लिए युग्म का जो है a के किस मान के लिए, अब क्वेश्चन का बदलाव कुछ मिला इस तरह का, उसे भी हम लोग देख लेते हैं वो पैटर्न किस तरह का कहता है। आगे चल के क्वेश्चन मिल रहा है मेरे भाई a के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए, अब a आया, a के किस मान के लिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है a के किस मान के लिए जिसके युग्म इतना है, जिसके युग्म जो दे रखा है, पहला जो दे रखा है मेरे भाई वो 2x है और प्लस ay इज इक्वल टू 1 और ये है कि 3x - 5y इज इक्वल टू 7। पहला बता रहा है
कि आदित्य हल, आदित्य हल। दूसरा बोल रहा है मेरे भाई क्या कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं, हल नहीं। तीसरा कह रहा है मेरे भाई अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। आइए इसको हम लोग समझते हैं। तीसरा टर्म कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन से आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी अभी तक ये दो चर वाले, एक चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग में पढ़ाया मैंने, उसमें सारा चीज़ ये बिल्कुल आ गया। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, आदित्य हल क्या होता है, कोई भी हल नहीं, उसके लिए भाई मेरे सबसे पहले ए के किस मान के लिए, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे ए का वैल्यू ज्ञात करना है कि ए का कौन सा मान होगा। उससे पहले हम इक्वेशन टर्म में इसको सजाते हैं और सजाने के बाद a1 a2 b1 b2 ये सब को हटाते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। जब हम लोग हल करना शुरू करते हैं, अब हम लोग हल कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि ये दे रखा 2x प्लस ay माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर 3x माइनस 5y इज माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पता ही चला इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इस टर्म में था, मैंने इस टर्म में लाया। लाने का कारण है कि इससे पता ही चला a1 b1 और c1 वाली बात के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे तो a1 बराबर 2 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर b1 बराबर जो हो जाएगा वो a हो जाएगा, और c1 बराबर माइनस 1। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में जब जाएंगे तो a1 बराबर a2 बराबर 3 हो जाएगा, और b2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 5 हो जाएगा ना, और c2 बराबर जो हो जाएगा मेरे भाई माइनस 7 हो जाएगा। इतना चीज को मैंने डाटा को कलेक्ट करके बाहर निकाला। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब हम लोग प्रश्न से, अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न से पहला प्रश्न बना रहे हैं कि आदित्य हल होने के लिए, आदित्य हल होने के लिए, आदित्य हल होने के लिए, आदित्य हल होने के लिए। अब इस आदित्य हल होने के लिए सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू होता है मेरे भाई b1 बटा b2, यानी एक ही रेखा पर दोनों दो रेखा है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एज एग्जांपल इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी, बात समझ में आया, इस तरह से प्रतिच्छेद करेगी। तो इसके लिए कंडीशन कहता है, जिसे हम लोग हिंदी में आदित्य हल के नाम से जानते हैं, समझने वाले आदित्य हल, जिसको आदित्य का मतलब एक ही हल होगा, एक ही पॉइंट पर वो प्रतिच्छेद करेगी। a1 बटा a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, a1 का वैल्यू मेरे भाई 2 है और a2 का वैल्यू मेरे भाई 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू मेरे भाई a है और b2 का वैल्यू माइनस 5 है ना। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो गया माइनस 10 हो गया, इज नॉट इक्वल टू हो गया आ गया 3 हो गया। अब हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जब ये इतना हो गया तो हम कर सकते हैं कि 3a इज नॉट इक्वल टू माइनस 10 हो गया, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू माइनस 10 बटा 3 आ गया। पता ही चला a का एक मान इस तरह से आया, माइनस 10/3 आया, माइनस 10 बटा 3 आया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कुछ भी ना किया, इसको आप देख के हड़बड़ाए नहीं, ये इस तरह से हुआ। ठीक है, a का मान माइनस 10/3 नहीं हो सकता, ये रूल ये कह रहा है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, एज एग्जाम्पल का तरह जानते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसी तरह से जो है माइनस 10/3 का मतलब ये कहता है कि a का वैल्यू माइनस 10/3 नहीं हो सकता, लेकिन आदित्य हल के रूल को फॉलो करने के लिए यहां तक मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब a1 बटा a2, a1 का वैल्यू मैंने 2 रखा, a2 का वैल्यू 3 रखा, इस तरह से b1 और b2 रखा।